हेलो स्टूडेंट्स। तो बोर्ड के क्वेश्चन चल रहे थे बच्चों। 2015 तक के क्वेश्चन कर लिए थे हमने, 2015 तक के। 14 के शुरू करते हैं, आज कर देते हैं, आज सारे निपटा देते हैं। चलो 10 साल के पूरे हो जाएंगे हमारे कंप्लीट। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 15 तक, पर 15 तक 9 ईयर्स ही बैठ रहे हैं, ठीक है, इसलिए 14 तक कर देते हैं सारे। टू आइडेंटिकल बॉल्स हैविंग सेम पॉजिटिव चार्ज। दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं और उनके ऊपर सेम पॉजिटिव चार्ज है। आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। दो रस्सियों से बंधे हैं ऑफ इक्वल लेंथ, इस तरह से बंधे हुए हैं। एक चार्ज ये रहा बच्चों, एक चार्ज ये रहा, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, ठीक है, सेम चार्ज है। इस पे क्यू, इस पे क्यू, ठीक है, सही दिखाई दे रहा है? हाँ सही दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, पूरे सवाल में ना हर लाइन का, हर वर्ड का मतलब होता है कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं कि वो फालतू में से दे दिया आपको, मतलब है इसका। देखो क्या दिया, टू आइडेंटिकल है, मतलब दो एक जैसी बॉल्स हैं। हैविंग सेम पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे सेम पॉजिटिव चार्ज है, क्यू कूलम। आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। इंसुलेटिंग स्ट्रिंग समझते हो? ये दोनों स्ट्रिंग ऐसी हैं, रस्सी, ये दोनों रस्सियां ऐसी हैं जो इंसुलेटिंग है, मतलब उनमें चार्ज चल नहीं सकता। तो इस बॉल पे चार्ज जितना है उतना ही रहेगा। अगर इनमें को चार्ज चल पाता तो बॉल पे चार्ज है, आपने बॉल के साथ इसको कनेक्ट किया, वो सारा चार्ज निकल के यहां से और अंदर ग्राउंड में चला गया, या इसे आपने छत से बांधा हुआ है, छत में चला जाएगा सारा चार्ज। इस बॉल पे जो चार्ज है वो बचेगा ही नहीं कुछ भी। बोलो समझ आई बात कि नहीं? ठीक है, तो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से बांधना जरूरी है ताकि इन दोनों बॉल्स के ऊपर जो चार्ज है वो वहीं का वहीं रहे, अपनी जगह से ना जाए, ठीक है। ऑफ इक्वल लेंथ, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल है तो मान लेते हैं एल है, हमें ये तो बताया नहीं कितनी है। अब इन्होंने बोला व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन फोर्स व्हेन प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड बिटवीन टू। पहले तो ये सोचो, ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, दोनों के बीच में क्या लगेगा? रिपल्शन। इधर एफ, इधर एफ, ठीक है। अब ये एफ होगा कितना? अगर ये डिस्टेंस आर मान लेते हैं तो इस एफ की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? के Q1 इंटू Q2, तो Q इंटू में Q बटे में आर स्क्वायर। ये हो गया फोर्स इन दोनों के बीच में बच्चों, ठीक है। अब ये फोर्स हो गया। अब ये जानना चाहते हैं कि अगर इनके बीच में प्लास्टिक की शीट डाल दी जाए, प्लास्टिक की शीट इंसर्ट कर दी जाए, जैसे यहाँ पे प्लास्टिक की ये शीट डाल दी हमने ऐसे बीच में, ऐसे प्लास्टिक की शीट का जो के होगा वो क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा ही। देखो दो चार्ज होते हैं ना, जब वो हवा में होते हैं तो उनके बीच में यही फोर्स लगता है, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। लेकिन अगर उनको किसी मीडियम में रख दिया जाए तो उनके ऊपर जो फोर्स लगने लगता है वो कितना लगने लगता है? मीडियम में रखने के बाद वो फोर्स हो जाता है पहले फोर्स से। अब ये जो नया फोर्स होगा ना एफ डैश, पहले फोर्स से के टाइम्स कम। पहला फोर्स इनके बीच में एफ लग रहा था, उससे के टाइम्स कम। जहां के क्या है? के है इस प्लास्टिक की शीट का, इस प्लास्टिक की शीट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हो गया प्लास्टिक की शीट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको कहोगे आप के। तो प्लास्टिक की शीट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये तो आपने पढ़ रखा है कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्ज के बीच में फोर्स होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। लेकिन जब वो हवा में होते हैं या वैक्यूम में होते हैं, अगर उनको किसी मीडियम में रख दिया, प्लास्टिक के अंदर रख दिया, थर्माकोल के अंदर रख दिया, पानी के अंदर ले गए, तो वहां पे जाके फोर्स हमेशा कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? जितना कम होता है उसे ही कहते हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये प्लास्टिक की शीट डालने से ये कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, पहले F था अब हो जाएगा F बटे के, जहां के क्या है? के है प्लास्टिक का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो के टाइम्स ये कम हो जाएगा, प्लास्टिक का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आंसर इसका ये हो गया। वैसे सही बताऊं तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा आंसर है, इसका आंसर ये बनता नहीं है, क्योंकि ये आंसर तब बनता है जब हम
इन दोनों को पूरे में प्लास्टिक भर दें, यहां से यहां तक पूरे में प्लास्टिक भर दें, तो तभी आंसर बिल्कुल सही है F/K। लेकिन अगर उन्होंने ये दिया है कि बस एक बीच में शीट लगा दी, तो ये आंसर नहीं बनता। लेकिन जो आंसर इसका बनता है वो मुझे नहीं लगता कि बोर्ड में पूछा जाएगा। तो बोर्ड वालों ने जो ये पूछ रखा है, तो इसका मतलब ये है उन्होंने बस यही पूछ रखा है, इतना ही आसान पूछ रखा। वो पूछना तो यही चाह रहे हैं कि शीट अगर बीच में प्लास्टिक भर दी जाए उसके, वो शीट जो बोल दिया ना उन्होंने, ऐसा बोल दिया, ऐसा लग रहा है हमें कि शीट थोड़े से हिस्से में पर पूरे में भर रखी है। तो शीट अगर भर दी जाए, प्लास्टिक की शीट भर दी जाए, प्लास्टिक भर दी जाए, तो उनके बीच में जो फोर्स है वो बच्चों कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? F/K। देखो ये बात मतलब अपने दिमाग में बिठा लो, दो चार्ज, दोनों के बीच में लगता है फोर्स, मान लो ये भी प्लस ये भी प्लस। अगर ये रखे हैं हवा में, एयर में, तो इनके बीच में लग रहा है फोर्स F। जैसे ही हम इनको किसी मीडियम के अंदर रखेंगे, मीडियम के अंदर रखेंगे, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स पहले से K टाइम्स कम हो जाएगा। जितना भी फोर्स लग रहा था उससे K टाइम्स कम। जहां मीडियम का K क्या है? मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चार्ज वही है, डिस्टेंस वही है उनके बीच की, लेकिन जैसे ही हम उनको मीडियम में रखेंगे, प्लास्टिक के अंदर रख दें, लकड़ी के अंदर रख दें, थर्मोकोल के अंदर रख दें, पानी के अंदर रख दें, पेट्रोल के अंदर रख दें, तो उनके बीच में जो फोर्स है वो कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम में जाने पर फोर्स हमेशा कम होता है। सबसे ज्यादा कब लगता है? जब वो हवा में होते हैं, और फिर मीडियम में जाने पर वो फोर्स कम हो जाता है। रट लो इस बात को, ठीक है? कितना कम हो जाता है ये। लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक की शीट डाली थी, इसलिए यहाँ पे फोर्स हो गया था F/K। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, जरा इसको देख लेते हैं क्या दिया है। 2 point charges Q1 and Q2. 2 point charges Q1 and Q2 are placed at a distance small d apart as shown in the figure. The electric field intensity is 0 at the point P on the line joining them as shown. Write two conclusion that you can draw from this. 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 पर प्लेस है, ये रहा एक Q1, ये रहा, कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। देखो Q1 तो ये रहा और Q2 ये रहा, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस हैं जो कि d डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे हुए हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 एट पॉइंट P पॉइंट पर यहाँ पे फील्ड 0 है। अच्छा ठीक है। ऑन द लाइन जॉइनिंग, राइट टू कंक्लूजन दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस। इस फिगर को देखते हुए आपको दो बातें, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, मतलब दो बातें कौन सी पता चल रही है। तो एक तो ये पता चल रहा है कि मान लो Q1 प्लस है, मान लो क्या Q1 और Q2 तो प्लस ही मानेंगे हमने, क्योंकि Q1 Q2 दे रखा है इन्होंने। अगर ये देता है एक Q1 दूसरा माइनस Q2 तो पता चलता कि माइनस है, पर अभी तो फिलहाल दोनों प्लस ही दिखाई दे रहे हैं हमको। अच्छा, बाहर जाके पॉइंट P पे फील्ड 0 है, तो अभी आप अगर प्लस मानोगे, इन दोनों को Q1 और Q2 को आपने प्लस मान लिया, क्योंकि अभी तो पता नहीं ना, बस Q1 Q2 लिख के छोड़ दिया उन्होंने, प्लस है या माइनस है ये बताया ही नहीं। वो तो कंक्लूजन हमें निकालना है। अब सोचो, क्या बाहर फील्ड 0 हो सकता है किसी तरीके से? अगर ये प्लस है तो प्लस में से फील्ड, देखो ये प्लस है तो प्लस में से फील्ड ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, तो P में से फील्ड इधर निकलेगा E1। ये इसका फील्ड है, इसका पहले वाले का। इसमें ये Q2 है, ये भी प्लस है, तो इसमें से भी फील्ड बाहर जाएगा, इसमें से फील्ड बाहर निकला E2। ठीक है, तो P पॉइंट पर जो फील्ड है E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। क्या दोनों एक डायरेक्शन में होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? कभी नहीं कर सकते। इस P पॉइंट पर 0 फील्ड कभी भी नहीं बन सकता, जबकि इन्होंने कहा है कि P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी 0 है। तो ऐसा तो तभी हो सकता है या तो Q2 माइनस में हो या Q1 माइनस में, ऐसा तो तभी हो सकता है। चलो तो ठीक है, मैं एक, इसका मतलब यहां से एक बात तो पता चल गई, पहला पॉइंट कि दोनों में से एक माइनस है। पहला पॉइंट ये पता चल गया, फ्रॉम Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 में से, या ऐसे लिखो
वन फ्रॉम द, इसे हटाता हूं एक मिनट, वन ऑफ द Q1 and Q2 is नेगेटिव। इन दोनों में से एक चार्ज निगेटिव है, इन दोनों में से एक चार्ज निगेटिव है। वन ऑफ द चार्ज इज नेगेटिव, वन ऑफ द Q1 Q2 इज नेगेटिव। Q1 एंड Q2 में से एक चार्ज निगेटिव, ये पता चला, पर कौन सा चार्ज निगेटिव है ये नहीं पता कर सकते आप। चलो तो ठीक है, अब मैंने मान लिया, मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे एक चार्ज निगेटिव है, हटाओ इसको। मैंने मान लिया कि वो निगेटिव कौन है, माइनस है, कौन है, Q2, ये निगेटिव। क्यों, ऐसा क्यों कहा मैंने कि ये निगेटिव है, चलो वो भी बताते हैं। क्योंकि आपने Q1 में से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, देखो ये Q1 में से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, E1, Q1 में से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है E1। देखो इसमें से निकलने वाला फील्ड बाहर जा रहा है। अगर इसको मैंने माइनस ले लिया तो इसमें फील्ड हमेशा नेगेटिव चार्ज में फील्ड अंदर की तरफ आता है, वो हो गया E2। अब इस P पॉइंट पर दो फील्ड है, एक लेफ्ट की डायरेक्शन में, एक राइट की डायरेक्शन में। अब तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं ना। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, हाँ हो गया, बस समझो, हो गया। यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, इस केस में हो सकता है, इस केस में हो सकता है। कौन सा केस है ये, कि जब एक को प्लस लिया जाए एक को माइनस लिया जाए। तो पहला कंक्लूजन तो यही निकल के आया हमारे पास कि Q1 और Q2 में से एक चार्ज नेगेटिव है। कौन सा, कोई सा भी हो सकता है, चाहे Q1 हो जाए चाहे Q2। पहला कंक्लूजन हमारा निकल गया। सेकेंड कंक्लूजन और कुछ निकल रहा है, हाँ एक बात और पता चल रही है हमें, ये वाला पॉइंट Q2 के ज्यादा पास है, P पॉइंट, और Q1 से काफी दूर है। अब हमें यह पता है कि किसी चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड काफी दूर जाके निकालोगे, ये चार्ज है मान लो Q, और R डिस्टेंस पे फील्ड निकालोगे, तो ये जो फील्ड है ये R के प्रोपोर्शनल होता है, R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना दूर जाएंगे फील्ड उतना कम हो जाएगा। Q1 में से हमने दूर जाके P पॉइंट पर फील्ड निकाला E1, तो दूर जाके निकाला, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि सर वहां पे जो फील्ड है वो कम होना चाहिए था, और Q2 में से ये काफी पास है, तो Q2 में से जो फील्ड निकल रहा है वो ज्यादा होना चाहिए था, पर है दोनों बराबर। इसका मतलब क्या है, एक और भी तो बात है, ये R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और Q के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब यहां पे जो ये है इससे दूर चले गए आप Q1 से। सोचो जरा, ये सोचने का सवाल है। Q1 से दूर चले गए, Q1 से दूर चले गए तो इसका मतलब फील्ड कम होना चाहिए, डिस्टेंस बढ़ गई, लेकिन फील्ड कम नहीं हुआ। कितना है, E2 के बराबर है। इसके तो पास रहते हुए भी E2 है, और ये E2 के बराबर होगा तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इससे दूर जाने पर भी ये कम नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये चार्ज काफी बड़ा होगा, इसका मैग्नीट्यूड काफी बड़ा होगा, क्योंकि चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है ना फील्ड। तो दूर जाने पर भी फील्ड कम नहीं हुआ, E1 और E2 बराबर हैं। जितना ये पास रह के फील्ड बना रहा है, ये वाला चार्ज पास रह के फील्ड बना रहा है, उतना ही ये दूर जाके भी फील्ड बना रहा है। डिस्टेंस बढ़ गई पर फिर भी इसका फील्ड काफी ज्यादा आ रहा है। तो सीधी सी बात है कि Q1 काफी बड़ा है साइज में, या ये कह लो Q1 का जो मैग्नीट्यूड है Q2 से काफी ज्यादा है। तो यहां से ये बात भी पता चल रही है कि Q1 का मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा है Q2 के मैग्नीट्यूड से। काफी ज्यादा मतलब ज्यादा है, बस। काफी ज्यादा तो बहुत ज्यादा हो जाता है, पर उसे नहीं कह सकते, ज्यादा है। तो ये दो कंक्लूजन बच्चों यहां से निकल के आ रहे हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा है पॉइंट चार्जेस प्लस Q इज केप्ट इन द विकिनिटी ऑफ
एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। ओके, स्केच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द चार्ज एंड द प्लेट। मान लीजिए एक प्लेट है, एक मिनट, तो इसमें पॉइंट चार्ज है एक प्लस क्यू, और इन द विकिनिटी, विकिनिटी मतलब पड़ोस, आसपास, ऑफ एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट, एक कंडक्टिंग प्लेट है ये रही। ओके, और इसके पास हमने ये प्लस का क्यू चार्ज ला के रख दिया। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बताओ कैसे चलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कुछ ऐसे चलेंगी कि जैसे ये प्लेट है, मान लो ये प्लेट थोड़ी सी थिक बना लेते हैं, मोटाई में बना लेते हैं इसको ऐसे। तो जैसे ही इस चार्ज को सामने लाएंगे तो हो जाएगा इंडक्शन, इसके पास वाली सरफेस पे यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा, प्लस के सामने माइनस आता है, प्लस के सामने माइनस आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। कितना? ये माइनस चार्ज आएगा सेम जितना ये Q है हमारा, प्लस का Q, इसके सामने माइनस का Q आ जाएगा। लाइनें कैसे चलेंगी अब आपको पता है, प्लस से लाइनें चलती हैं, माइनस में घुस जाती हैं, ऐसे परपेंडिकुलर चलेंगी यहाँ से, और परपेंडिकुलर इस तरह से यहाँ पे घुस जाएंगे, इस तरह से लाइनें चलेंगी। याद रखो परपेंडिकुलर हमेशा निकलेंगी, परपेंडिकुलर। ये यहाँ थोड़ा परपेंडिकुलर सा नहीं बना, इसे मैं थोड़ा और ठीक से कर देता हूँ, परपेंडिकुलर ही चलेंगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरह से निकलेंगे कि परपेंडिकुलर लगे आपको, ऐसे 90 डिग्री पे ही निकलेंगे। अब जितनी भी लाइनें निकलेंगी वो सारी प्लेट के इस वाली साइड में एंटर हो जाएंगी, क्योंकि ये प्लस का क्यू चार्ज है और ये माइनस का क्यू चार्ज पूरी सरफेस पे है, तो पूरी सरफेस पे इधर वाले पीछे वाली सरफेस पे चला जाएगा निगेटिव चार्ज, जो हमें दिखाई नहीं दे रही पीछे वाली, और उसमें से निकलने वाली लाइनें सारी नेगेटिव चार्ज में से लाइनें क्या होती हैं, अरे यार मैं उल्टा बोल रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज। भाई इधर माइनस आया तो इधर प्लस आएगा ना, ये सॉफ्टवेयर लैग कर रहा है, मैं भी लैग कर रहा हूँ, और ये इस तरह से चलेंगे ऐसे, ये लाइनें इसमें से इस साइड से सारी लाइनें निकलेंगी इस तरह से, और इस साइड से लाइनें घुसेंगी। ये बन गया इसका लाइन पैटर्न, बिल्कुल आसान था। स्केच करना था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। मुझे लग रहा है एक ही उसमें ज्यादा क्वेश्चन लगा दिए मैंने, इस वजह से ये थोड़ा थोड़ा ऐसे चल रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस का 2q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस बी एंड सी। बी और सी पर हमने इधर प्लस क्यू रखा, इधर माइनस 2q रखा। ओके, लाइन पढ़ते जाओ बस, यहां तक हमने पढ़ लिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC जिसकी साइड A है एज गिवन इन द फिगर। ओके, ये साइड A का। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताना है। बिल्कुल बता देंगे सर A पॉइंट पर। अच्छा, A पॉइंट पे सोचो फील्ड किस किस वजह से होगा। ये तो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज में से फील्ड बाहर निकलता है, तो यहाँ से फील्ड इधर जाएगा, इसे कहोगे आप E1। माइनस चार्ज में फील्ड अंदर जाता है, इधर जाएगा, इसे कहोगे आप E2। ठीक है, E1 और E2 की वैल्यू निकाल लो। तो E1 की वैल्यू आ जाएगी K Q, इसकी वजह से तो Q, और बटे में यहां से यहां तक की डिस्टेंस A²। फॉर्मूला होता है KQ बटे R²। तो ये हो गया। अब इस -2Q की वजह से अंदर की तरफ होगा, तो वो कितना होगा E2, तो वो होगा KQ, तो वो है 2Q, और बटे में A²। लो, क्या ये फील्ड इससे डबल है, तो इसे आप E मान सकते हैं, और इस वाले फील्ड को आप 2E मान सकते हैं। ठीक है ना, E किसको माना, इसको अगर E मानेंगे तो ये इससे डबल है ना, तो इसको 2E मान सकते हैं। तो E1, अब इस पॉइंट पर, A पॉइंट पर ऐसे समझो, इस A पॉइंट पर, ये A पॉइंट है,
इस ए पॉइंट पर इधर फील्ड बन गया E1, E1 की वैल्यू तो E है, और इधर बन गया E2, E2 की वैल्यू 2E है, 2E है, ये आ गया। अब यहां से एक काम करो, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। क्या इनके बीच में एंगल कितना होगा, ये निकाल लो। तो ये अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये अंदर वाला 60, तो बाहर वाला होगा 120, 120, 120 आ गया भाई। इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, मान लो यहाँ ई नेट आ गया, ये आ गया इन दोनों का रिजल्टेंट। तो अब यहां से ई नेट की वैल्यू निकाल लो बच्चों। ई नेट की वैल्यू आई अंडर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा 120। चलो E1 की वैल्यू रखो, तो E1 कितना था, E है, ये रहा, E का स्क्वायर, E2 की वैल्यू रखो 2E का स्क्वायर प्लस 2E1, E हो गया, E2 2E हो गया, 2E हो गया। क्या हो रहा है इसमें, पता नहीं क्या दिखा रहा, 2E हो गया, और इंटू कॉस 120 की वैल्यू -1/2, ये आ गया जी, 2 से 2 कट गया, ये बन चुका है E स्क्वायर प्लस 2E का स्क्वायर तो 4E स्क्वायर, ओके, ये 2E इंटू E तो माइनस में 2E स्क्वायर, और पूरे का अंडर 2E स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, ये कितना बचा 5 - 2 3, अंडर रूट में 3E आ गया बच्चों, ये E नेट की वैल्यू आ गई, ये E नेट की वैल्यू है अंडर रूट 3E, ठीक है। अब यहां से अंडर रूट 3E आ गया, ये तो आ गया इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू क्या थी, KQ/A² रख दो यहाँ, तो ये आ गया अंडर रूट 3 इंटू में KQ/A², ये हो गया बच्चों। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया E नेट। और क्या पूछा था, K की वैल्यू रखोगे देखो यही आ जाएगा, ये जो दे रखा आपको, K की वैल्यू रखोगे तो यही आ जाएगा जो। और पूछा था इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इसकी कहीं इधर होगी। मान लो अगर मुझे ये डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन का मतलब है कि एंगल निकाल लो, ये वाला एंगल निकाल लो चाहे इसके साथ 2E के, या ये वाला एंगल निकाल लो, डायरेक्शन तो निकल आएगी। लेकिन ना जब डायरेक्शन वो दे तो ऐसे में ना एक्स एक्सिस के साथ या उसके साथ हम डायरेक्शन देख लेते हैं, तो एक्स एक्सिस के साथ कितनी डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन है इसकी, तो पहले ये वाला एंगल निकाल लो आप, ये वाला एंगल निकालोगे तो डायरेक्शन उसी से निकल आएगी, इसको कह दो अल्फा। चलो इसको देखते हैं भाई डायरेक्शन कैसे आएगी। मैं फिगर दोबारा बना रहा हूं, इधर तो था E, लैग कर रहा है थोड़ा सा, 1 मिनट में दोबारा चलाता हूँ इसको। तो बच्चों ये ऊपर था E बना लेते हैं जरा, ये है E, नीचे की तरफ था 2E, ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर आ रहा था, ठीक है। अब मान लो मुझे ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, तो ये होगा अल्फा। अब मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूँ जो आपने वेक्टर में पढ़ा था। अगर मान लीजिए इधर है A वेक्टर, इधर है B वेक्टर, और इधर इन दोनों का रिजल्टेंट R, और इस R का A के साथ ये एंगल चाहिए आपको अल्फा। A और B के दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो आपको अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना होता था tan अल्फा बराबर, एक लाइन खींचो, ये अल्फा एंगल किसके साथ है, A के साथ, तो नीचे A लिखो, दूसरा वेक्टर है B, तो यहाँ लिखो B
कॉस थीटा और ऊपर आएगा बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला लगाना है। तो ऐसे हम यहाँ लगा सकते हैं। ये काम करेगा, ई वेक्टर तो बी का करेगा, ये 2e वेक्टर ए का करेगा। तो यहाँ से हम ये अल्फा निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लगाया, tan अल्फा इक्वल्स टू में लाइन खींचो, नीचे अल्फा किसके साथ है, 2e के साथ है, तो पहले लिख दो यहाँ 2e प्लस दूसरा कौन है e, और दोनों के बीच में एंगल, ये पूरा एंगल कितना था 120, तो ये आ गया cos 120 और ऊपर e साइन 120। लो एक काम करो, e कॉमन लेके काट दो, यहां बचता है साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन 120 की वैल्यू होगी √3/2, क्योंकि वो हो जाएगी 90 + 30 cos 30 √3/2 हो जाएगा। वेरी गुड। नीचे 2 माइनस cos 120 की वैल्यू -1/2, तो ये माइनस में आ गया। नीचे बचता है √3 और बटे में 2 - 1/2 3/2 आ गया। ये भी ऊपर भी √3/2 है, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया बच्चों सॉल्व करके tan अल्फा बराबर √3/3, तो 1/√3 बचा, तो अल्फा बराबर आ गया 30 डिग्री, क्योंकि tan की वैल्यू 1/√3 कहाँ होती है, 30 डिग्री पर होती है। इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री। हमें इसका ये जो रिजल्टेंट आया था ई नेट, इसकी डायरेक्शन बतानी थी ना, इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस से ही तो बताओगे, क्योंकि हमें तो ये एक्स एक्सिस पता है, ये रहा एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बताओगे आप कितनी डायरेक्शन है। तो ये पूरा एंगल अगर इसे एक्स एक्सिस पे इस तरह से ब्रेक किया जाए तो ये एंगल 30 है, ये आधा एंगल तो 60 हुआ था ना, तो 60 में से ये वाला बचा, तो हमें ये बचा 30, तभी तो ये पूरा 60 होगा पूरा। तो एक्स एक्सिस के साथ इसका जो ये एंगल था, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको ऊपर फिगर में, ये वाला एंगल एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल, देखो ये वाला जो एंगल है ये पूरा का पूरा 60 था। अब रिजल्टेंट इधर आया, ये रिजल्टेंट ई नेट की वैल्यू थी, ये वाला एंगल हमने कैलकुलेट किया 30, ये आधा एंगल, ये पूरा एंगल तो 120 था, पूरा एंगल तो ये 120 था, उसमें से आधा 60, रिजल्टेंट यहाँ आ रहा था, उसमें से ये 30 निकाला, तो ये कितना बचा, ये 30 बचा, तो आंसर हो गया 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो इसकी जो डायरेक्शन पूछी थी, डायरेक्शन, तो उसको लिखेंगे हम 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस के साथ। मेरे ख्याल से आप लोगों का ये सवाल समझ में आ गया होगा बढ़िया से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोला है बच्चों, आसान सा सवाल है, 1 नंबर का सवाल है, 1 नंबर का सवाल, बिल्कुल आसान। इन्होंने कहा व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इधर जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इधर जा रही है, दोनों लाइनें आपस में कभी नहीं काटती। क्यों, वजह सुनो। अगर उन्होंने काटा, हमने मान लिया कि काट दिया, अगर उन्होंने काटा तो एक पॉइंट पर इस लाइन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E1, और इस लाइन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E2। अब सोच के बताओ यार कि क्या एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन पॉसिबल है? नहीं है भाई। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक बार इधर बता दिया, तो इधर कैसे बता दोगे, जिधर है बस है फिक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी, ठीक है, तो 2 नहीं हो सकती। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 2 लाइनें कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। तो हम यहां से इसका रीजन लिखते हैं, सॉल्यूशन इसका कैसे लिखेंगे, या कहो रीजन कैसे लिखेंगे। 2 फील्ड लाइन्स नेवर intersect each other because
इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ए सिंगल डायरेक्शन, single direction at a point। इलेक्ट्रिक फील्ड की केवल एक ही डायरेक्शन होती है किसी भी पॉइंट पर। तो किसी पॉइंट पर एक डायरेक्शन होती है, इसलिए वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। ठीक है, दो, और अगर काट दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इफ, इसे भी लिख दो, इफ लाइन्स intersect each other, then electric field has two direction, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये आप इतनी बात लिखा ना यार, बहुत है, बढ़िया से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है जरा समझते हैं। इसमें कहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E with its dipole moment P parallel to the field. Find the orientation of the dipole for which the torque acting on becomes maximum. देखो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल को जब आप इसमें इस तरह से रखते हो, मान लो ये प्लस, ये माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका एंगल थीटा। तो डाइपोल को जब थीटा एंगल पर रखते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तब इस पे लगता है टॉर्क, टो इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। जब भी थीटा एंगल पर रखोगे तो इस पे फोर्स यही लगेगा, पी ई साइन थीटा। लेकिन ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? सोचो, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। जब साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा तो ये टॉर्क भी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। तो टॉर्क कब होगा, मतलब मैक्सिमम कितना हो जाएगा? जब ये 1 हो जाएगा साइन थीटा, तो टॉर्क हो जाएगा मैक्सिमम। ये अब जब ये 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा P इंटू ई। पर एक बात तो सोचो, ये तो पता चल गया हमें कि मैक्सिमम टॉर्क होगा कितना। ये तो सोचो कि कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम सर 1 होगा। और साइन थीटा 1 कब होगा? थीटा कितना होना चाहिए? तो थीटा जब 90 डिग्री होगा। ये है इसकी ओरिएंटेशन। इन्होंने पूछा था बताओ किस ओरिएंटेशन पे, मतलब किस एंगल पर जब डाइपोल को रखा जाएगा तो उस पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। तो जब थीटा 90 डिग्री होगा, मतलब आपको इसको ऐसे रखना पड़ेगा। ये है मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और आपने इसको ऐसे रख रखा है, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के और इसके बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो इस टाइम पे जो टॉर्क लगेगा वो सबसे ज्यादा लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल आसान था, बिकम्स मैक्सिमम बताना था कब मैक्सिमम होगा और कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा। तो ये बिल्कुल आसान सा सवाल था। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। 2014 के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, सारे नहीं हुए, थोड़े से रह गए हैं, बस एक लेक्चर और चाहिए, उसमें हम इसको सारे को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लगभग आधे घंटे की वीडियो मैं रोज आपको बना के दे रहा हूँ, तो वो 35 मिनट के करीब की हो चुकी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, और सबसे ज़रूरी बात प्रैक्टिस करते रहो। पेपर अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, क्योंकि फिर प्रैक्टिकल में लग जाओगे आप लोग। प्रैक्टिकल के चक्कर में ज़्यादा दिन नहीं कर पाओगे एकदम तैयारी, और फरवरी बस आई हुई रखी हुई मिलेगी आपको, ऐसा लगेगा एकदम आ गई बस। तो इसलिए
प्रैक्टिस लगातार करते रहो। ये मत करना कि कोई वीडियो छोड़ दी, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, इस तरीके से पेंडिंग होता चला जाता है काम। पेंडिंग नहीं करना है, डेली का डेली करना है, रूटीन बना के रखना है। रूटीन नहीं बनेगा तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। कोशिश करो कि 100 में से 100 लाई जाए, कोई तो लाओ। चलो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट वमेंट करके शेयर कर देना, ठीक है। कल मिलेंगे।